हेलो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुलम्स लॉ तक पढ़ा था और आगे हम शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वी विल डिस्कस अबाउट परमिटिविटी। तो ये एक अनसुलझा पहलू है। जब शुरू में बच्चा पढ़ता है कुलम्स लॉ के बारे में तो हमेशा उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है परमिटिविटी, एग्जैक्टली क्या होता है, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि बाय कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ से फोर्स हमें पता है कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और हम इसको जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको पढ़ते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि वैक्यूम का, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की। ठीक है, तो क्या होती है परमिटिविटी? तो परमिटिविटी को आप समझिए, एक आसान डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं परमिटिविटी को कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी को क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी, इसका नाम अपने आप में ही अलग प्रोनाउंसिएशन चैलेंज है, तो ठीक है। तो द रेजिस्टेंस बाय अ मीडियम टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, द रेजिस्टेंस बाय अ मीडियम टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नया है, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जान लो कि जब भी दो चार्जेस आते हैं, जब भी दो चार्जेस, लेट्स सपोज Q1 और Q2 दो चार्जेस आते हैं, तो फोर्सेस जो लगती हैं, भाई फोर्सेस का तो कोई कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं है, कोई रस्सी तो बीच में दोनों चार्जेस के लगी नहीं जिससे रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर होता कैसे है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। वहां पे कोई भी चार्ज आता है तो विद इन द स्पीड ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए कैरियर रोल प्ले करती है फोर्स लगाने का, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जब भी कोई मास किसी फ्री स्पेस पे आता है, 11th क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और मुझे पता है 11th क्लास आपकी कुछ अच्छी नहीं गई, कोई बात नहीं, अपन उसको बीच बीच में डिस्कस करेंगे, जो भी उसके बेसिक जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब भी कोई मास एक फ्री स्पेस में आता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, फिर वो फोर्स एग्जर्ट करता है। तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसका नेचर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहां अट्रैक्टिव एज वेल एज क्या होता है? रिपल्सिव नेचर का होता है। तो जब भी कोई चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके बाद वो फोर्स लगाता है। तो परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी जो है द रेजिस्टेंस बाय अ मीडियम का वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट नहीं करने देता, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में मुश्किल डालता है, वही है हमारा परमिटिविटी। नहीं समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया। चलिए इसको और आसान तरीके से करने की कोशिश करें। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो ये एक डेफिनेशन है, आप चाहो तो ये जो अंडरलाइन करा है हमने ग्रीन कलर में लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस बाय अ मीडियम टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद एक आसान सा तरीका मैं बताना चाहूंगा जो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बलून है।
वही बलून जो अपन बर्थडे में फुलाया करते हैं, ठीक है, केक कट करने से पहले जो बर्थडे में फुलाया करते हैं, हमारे पास मान लो वो बलून है और उस बलून को हमने पानी में रखा है, ये पानी है हमारा, दिस इज वाटर, ठीक है, और उस वाटर के अंदर, उस वाटर के अंदर अगर आपको बलून को फुलाना है, उस बलून को अगर जो आपको वाटर के अंदर फुलाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो वाटर रेजिस्टेंस, आप यहां से एयर अगर जो जाएगी और उस बलून को फुलाओगे तो उस बलून को फूलने में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ वो रेजिस्ट करेगा, ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा। हवा में बलून को फुलाओगे तो कम ताकत लगेगी, लेकिन पानी के अंदर बलून को फुलाओगे तो ज्यादा ताकत लगेगी। तो इस बलून को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानो। क्या मानो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बलून को इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, और ये जो वाटर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर टू इन्फ्लेट बलून, बलून को फूलने में, बलून को फुलाने में जो रेजिस्टेंस वाटर प्ले ऑफर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। दैट इज व्हाट? परमिटिविटी। ठीक है, यही होता है हमारा परमिटिविटी, एप्सिलॉन। तो पानी में अगर जो हम बलून को फुला रहे हैं तो बलून क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? बलून इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पानी में बलून को फुलाने में जो रेजिस्टेंस हमें ऑफर कर रहा है पानी, वो रेजिस्टेंस हमारा क्या है? परमिटिविटी। बलून क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और फुलाने में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पानी, जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, वो क्या है? परमिटिविटी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि परमिटिविटी जो है मीडियम का, वो रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट करता है वहां पे फोर्स को लगने में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड समझोगे क्या है डिटेल में, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इस बलून वाले एग्जांपल से कि पानी, अगर जो पानी में हम बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, बलून को फुला रहे हैं, तो बलून हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बलून क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वाटर, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वाटर, जो रेजिस्टेंस पानी ऑफर करेगा उसको इन्फ्लेट करने में, बलून को फुलाने में, वही है हमारी क्या? परमिटिविटी। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट एवर एग्जांपल है, इससे आपको परमिटिविटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें पता है भाई, कूलम्स लॉ हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है, फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, आप तीनों कंसिडर कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब वहीं पे अगर जो हम वाटर की परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर जो हम देखें, अगर जो मीडियम हमारा वाटर है, तो वहां पे 7.02 समथिंग इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये परमिटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली। तो एक चीज तो साफ हुई कि जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, वो मिनिमम है। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज नोट कर लीजिए। द परमिटिविटी
of free space is always smaller than any medium. ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी मीडियम. तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी किसी भी मीडियम से कम होगी, ग्लास की और कम होगी, ऐसे अलग अलग मीडियम्स में चले जाएंगे तो उनकी परमिटिविटी आपको बहुत कम मिलेगी एज कंपेयर टू आपका फ्री स्पेस. अब इसका इफेक्ट क्या है, इसका फोर्स में क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं. इसका फोर्स में क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. चलिए, अब देखिए, अब हमारे पास है बाय कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये फोर्स कब है, फ्री स्पेस के अंदर ये फोर्स है. और वही फोर्स किसी मीडियम पे हो, F डैश, किसी मीडियम पे फोर्स लगाना हो F डैश, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब मीडियम का जो हमारा परमिटिविटी है. एप्सिलॉन नॉट किसका है, फ्री स्पेस का, ये मीडियम का है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं यहां पे कि जब भी परमिटिविटी बढ़ेगी फोर्स कम होगा. एक चीज तो क्लियर हो गई इससे कि परमिटिविटी अगर जो हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो लिख सकते हो इफ परमिटिविटी इंक्रीजेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीजेस. तो जब परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो परमिटिविटी के इंक्रीज होने से फोर्स क्या डिक्रीज होगा, क्योंकि परमिटिविटी क्या है भैया, आप देखोगे कोई डिवाइड कर रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देखोगे. तो हमेशा याद रखिएगा, तो परमिटिविटी इंक्रीज होने से फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी. एक ये चीज आप नोट कर लीजिए. अब हमें पता है कि हमारे पास एयर की परमिटिविटी है, हमारे पास ग्लास की परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है. लेकिन हर मीडियम की परमिटिविटी याद रखना एक बहुत ही लेंथी टास्क हो जाएगा. हर मीडियम की परमिटिविटी याद रखने के लिए हमें एक चार्ट चाहिए होगा, सारी चीजें रिमेंबर करनी होगी. तो इसी से बचने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसी को हमने बोला क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दोनों सेम चीज है. तो इसी कॉन्सेप्ट से नोट इट डाउन. तो परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा. इफ परमिटिविटी इंक्रीजेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीजेस. चलिए नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी. क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ER, एप्सिलॉन R और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दोनों ही सेम चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों ही सेम चीज है. अब होता क्या है, अब थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है. हायर क्लासेस में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा, जैसे ही आप IIT में पढ़ेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली. तो इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है. जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो यूज्ड
इट इज यूज्ड इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। कहां यूज होती है? थ्योरेटिकल फिजिक्स में। राइट? तो रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी जो कॉन्सेप्ट होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स में यूज होता है, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है मटेरियल साइंस में। जैसे कि मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी तो उसमें एक सब्जेक्ट था, उसमें आप पढ़ेंगे क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि के है हमारा, और इंजीनियरिंग में तो ये इंजीनियरिंग में होता है, ये थ्योरेटिकल उसमें यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। मोर और लेस दोनों का मीनिंग सेम होता है, उनका मीनिंग स्लाइट डिफरेंट होता है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बट बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से दोनों सेम होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों क्या है? सेम है। किसके पर्सपेक्टिव में? बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्सपेक्टिव में। तो पहले तो जान लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होता है। सेम होता है तो किन किन पर्सपेक्टिव में सेम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। अब होता क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, ये देखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी विच इज एप्सिलॉन आर इज, इसको लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम permittivity of medium with respect to free space which is epsilon naught। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, ये मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही है हमारा क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज वेल एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस। अब इसे एक चीज तो हमें पता चल गई कि अगर जो हमें किसी मीडियम की, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था कि बहुत सारे अलग अलग मीडियम की अगर आप परमिटिविटी याद करने लगेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और सॉल्व करना क्वेश्चंस को और प्रॉब्लम्स को डिड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हमें सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो किसी मीडियम की परमिटिविटी पता कर सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर जो हमें पता है तो मीडियम की परमिटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें ER पता है, तो किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर जो आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन रहेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको पता ही है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप इजिली यू कैन कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो गया कि रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे अपन उसको यूज करें प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में। जनरली अपन को प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन में यूज करना है। एक तो कूलम्स लॉ इनके प्रॉब्लम्स में यूज होगा, आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसमें भी बहुत यूज है इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट का। जब
दोनों कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक लाया जाएगा। इजी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, आगे भी ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि अपन को नोन है 8.85 इंटू 10⁻12, जो कि सबसे कम है, अदर मीडियम से कम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट फोर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कैसे अपन निकाल सकते हैं फोर्स के पर्सपेक्टिव में। तो मान लीजिए हमारे पास फोर्स है यहां पे F0, मतलब फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब अगर जो इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक लाया जाए, कोई मीडियम बदल दिया जाए, लेट्स सपोज वाटर में कर दें, किसी और मीडियम में दो चार्जेस को कर दें, उनके बीच का सेपरेशन सेम रहे और चार्ज का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तब हम बोल सकते हैं फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम में क्या फोर्स होगा, 1/4πε0m, क्या हो जाएगा ये, ε0m Q1 Q2 अपॉन R²। सेकेंड हमारा इक्वेशन है। अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, एक या दो को किसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता है कि F0 अपॉन Fm, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो आप देखोगे ये आएगा हमारा 1/4πε0 डिवाइडेड बाय 1/4π मीडियम में, एप्सिलॉन इन मीडियम, और ये वाला जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइडेड बाय Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, याद है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। देन हमारे पास आएगा F0 अपॉन फोर्स ऑन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो ये आ जाएगा 4π मीडियम में डिवाइडेड बाय 4π ε0, 4π कैंसिल, और F0 अपॉन Fm फ्री स्पेस में और मीडियम में, तो मीडियम डिवाइडेड बाय ε0। अब किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यही तो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू ER, और इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो फाइनल हमारे पास ये एक काम का इक्वेशन बन गया है। तो किसी मीडियम का फोर्स, किसी मीडियम में जो फोर्स है वो एयर में जो फोर्स है, फ्री स्पेस में जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होती है। क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होती है। मतलब मैक्सिमम फोर्स जो है हमारी कहां होती है, फ्री स्पेस में। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कहां होगी, फ्री स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में, और मीडियम में वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाएगी। ये हमेशा आप रिमेंबर रखिएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर Fm फोर्स ऑन एनी मीडियम इक्वल्स टू F0 अपॉन ER। इसको K से भी बोल सकते हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में अब मैंने आपको डिफरेंस बताया क्या होता है। और कैपेसिटेंस के चैप्टर, कैपेसिटेंस जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन।
तो यही है हमारा फोर्स के टर्म्स में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फोर्स ऑन एनी मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी है कि अगर जो किसी दो चार्जेस के बीच में, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में Q1 है, ये हमारा Q2 है, और उनके बीच में लेट्स सपोज हमारा डिस्टेंस क्या है, R है, और एक T थिकनेस का, कितना, एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक ले आया जाए। एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक अगर जो हम फिल कर दें, इसकी थिकनेस क्या हो जाए, हमारी T हो जाए, ठीक है, ये R है टोटल और ये T है हमारे पास। तो क्या चेंज आएगा उनके इफेक्टिव जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसमें क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है, तब फोर्स ऐसा लग रहा है। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। और दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है, तो फोर्स F लग रहा है। उन चार्जेस के बीच में अगर जो T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया जाए तो तब क्या चेंज आएगा उनके फोर्स में, ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर T लेंथ का कोई डाइलेक्ट्रिक या फिर स्लैब लाया गया, डाइलेक्ट्रिक्स लाया गया, या फिर कोई मीडियम लाया गया, तो उस पे फोर्स में क्या चेंज आता है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। उसका जो फॉर्मूला है आगे आप देखेंगे तो दैट इज सिंपल है, आप इसको जरूर नोट करिए, आगे क्वेश्चंस में काफी काम आने वाला है, स्पेशली जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस के क्वेश्चंस में भी इसका काफी यूज हुआ है। तो अब कुलम्स लॉ को तो पता है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो बच्चा बच्चा जान गए होंगे। मैंने अब ये वाला जो है, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो चीज है दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करें। वरना डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस T क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, is introduced between two charges separated by a distance r, तो इफेक्टिव डिस्टेंस याद रखिएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर बिकम्स, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव डिस्टेंस क्या बन जाएगी, r इफेक्टिव इक्वल्स टू r माइनस टी प्लस t अंडर रूट k, ठीक है, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। The force in the presence of partial dielectrics is inversely proportional to the square of this effective distance. तो उससे जो R इफेक्टिव आएगा, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ K, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर आप नोट इट डाउन करें, तो प्लीज नोट इट डाउन, देन फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, प्लीज नोट कर लें इसे, देन अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन है जो जेई मेन के इंटीजर टाइप में आया था। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज केप्ट इन एयर इज F if 30% of the space between the charges is filled with a medium, then the electrostatic force between them, the charges, becomes F upon 2.56. The dielectric constant of the medium is, तो बोला है कि भैया एयर में रखे हैं तो फोर्स F है, और 30% उनके बीच में अगर जो डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाता है तो उनका फोर्स क्या हो जाता है, F अपॉन 2.56। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही सारी चीजें बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, और इसमें वही फॉर्मूला लगा है जो पहले मैंने आपको बताया था, यही वाला फॉर्मूला लगा है जो नेक्स्ट आपको बताया था। इसमें फॉर्मूला है यही वाला, R इफेक्टिव पहले कैलकुलेट करेंगे, R माइनस टी प्लस रूट के, देन अपन उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो इसमें यूज है, विच इज आप यूज करोगे जो फॉर्मूला, दैट इज R इफेक्टिव R माइनस टी प्लस टी रूट की।
तो जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा बीच में तो उसकी वजह से इफेक्टिव जो आर है उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, उसी की बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया कि 30% हो जाता है। क्या बोल रहा है कि भैया 30% ऑफ द स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज फिल्ड विद द मीडियम। 30% किसका? आर का। रेडियस का ही तो 30%, मतलब उनके बीच में जो सेपरेशन उसी की 30% बात कर रहा है। तो 30% ऑफ आर, मतलब यहां पे टी क्या है हमारा? टी इज 30% ऑफ आर। और किसी इसका 30% निकालेंगे तो मतलब 0.3 इंटू आर, तो 0.3 आर आ जाएगा। तो टी क्या आ गया हमारे पास? 0.3 आर। परसेंटेज निकालने का ये भी एक तरीका होता है। चाहे तो आप 30/100 करोगे तो क्या आएगा? 0.3 आएगा। तो 0.3 आर टी आ गया हमारा। तो आर इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया? तो आर यहां पे है माइनस 0.3 आर, ये हो जाएगा, प्लस टी यहां पे भी 0.3 आर इंटू रूट के। तो ये तो हमारा कैलकुलेट कर लिया हमने सबसे पहले। तो इफेक्टिव रेडियस कैलकुलेट कर दिया। जब बीच में डाइलेक्ट्रिक आएगा तो उसका इफेक्टिव रेडियस इतना आएगा, और यही है बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इफेक्टिव रेडियस ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है पहले कि भाई फोर्स एफ है, अगर जो एयर में फ्री स्पेस में फोर्स क्या है? एफ नॉट क्या है हमारा फ्री स्पेस पे? दैट इज एफ। तो वो फोर्स क्या है हमारा? एफ है, वही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है हमारा, एफ है। अब मीडियम में फोर्स क्या होगा? फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जगह हम उसके इफेक्टिव क्या है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक है उसको कन्वर्ट कर दिया उसकी इफेक्टिव रेडियस में। तो इसकी जगह हम इफेक्टिव रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे फोर्स मीडियम का। तो फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? ये हमारा आर इफेक्टिव का स्क्वायर, इफेक्टिव रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा हमारा? इफेक्टिव रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा मीडियम में। नोट इट डाउन, इतना नोट कर ले। ठीक है, ये नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आर इफेक्टिव आ गया, आर माइनस 0.3, इतना इतना। अब दोनों फोर्सेस का अपन एक रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल लेते हैं। अब दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ठीक है, दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालेंगे तो एक तो हमारा एफ एयर में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय जो मीडियम में फोर्स होगा हमारा एफ एम, ये एयर में था एफ नॉट था हमारा, इज इक्वल्स टू एयर में क्या था हमारा? वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम में। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने रेडियस के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है, उसके इफेक्टिव रेडियस के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक का जो प्रभाव पड़ रहा था फोर्सेस में उसमें कर दिया है। वो फॉर्मूला ऐसे अलाइन है। तो Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर, आर इफेक्टिव स्क्वायर होगा, राइट। तो उस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का यूज नहीं करना है, आपको यहां पे वो कन्वर्ट हो गया है, वो परमिटिविटी आपको अंडर रूट के मिला होगा फॉर्मूले में। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर यहां नीचे बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम देख सकते हैं एफ नॉट जो कि एयर में है डिवाइडेड बाय मीडियम
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये वाला आर इफेक्टिव ऊपर चला जाएगा, तो आर इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पे करते हैं। अब एफ नॉट क्या था हमारा, पहले एफ था फोर्स, यहां पे एफ नॉट जो एयर में है वो एफ था, और मीडियम में जो फोर्स हो गया वो क्या आ गया हमारा मीडियम में, एफ अपॉन 2.56, ये फोर्स हो गया। पहले फोर्स एफ था और मीडियम में 30% डाइलेक्ट्रिक का स्लैब, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फोर्स हो गया एफ अपॉन 2.56 हो गया। तो उसको वैसे ही अपन पुट करते हैं, एफ नॉट की जगह अपन ने एफ पुट कर दिया, इसकी जगह एफ अपॉन 2.56 पुट कर दिया। अब उसके बाद इज इक्वल्स टू आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव हमारा कितना आया था, आर माइनस टी, तो आर माइनस 0.3 आर प्लस 0.3 आर रूट के का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, एफ एफ कैंसिल आउट, 2.56 ऊपर चला जाएगा, तो 2.56 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा आर, कॉमन ले लेंगे इधर, राइट, आर कॉमन ले लिया, ये 0.7 आर हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 आर प्लस 0.3 आर रूट के अपॉन आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अपन इतना कर सकते हैं। वो वाला टर्म नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने, तो वो वाला मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2.56 इज इक्वल्स टू, अब यहां से कॉमन लेंगे कुछ, 0.7 था, 0.3 था, यहां देखो ये यहां आर है, यहां पे भी आर है, आर आर कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वही निकालेंगे अपन। आर इधर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 0.7 प्लस 0.3 रूट के डिवाइडेड बाय आर, फिर इसका स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, ये आर आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो 2.56 इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.3 रूट के का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर यहां है, इसको इधर भेज देंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.3 रूट के। 2.56 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 256 का 16 होता है, तो 2.56 का क्या होगा, 1.6 हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और 0.7 प्लस 0.3 रूट के। अब 0.7 इधर माइनस होगा तो 1.6 माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0.3 रूट के। क्लियर, राइट, आई होप यहां तक क्लियर होगा। इस वाले टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं, नोट करना तो कर ले। चलिए चलिए अब ये क्या आएगा, 1.6 माइनस 0.7 आ जाएगा हमारा 0.9 इक्वल्स टू 0.3 रूट के, इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट के इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3, डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट, 3 1 3 3 3 9, तो रूट के इज इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9, तो k इक्वल्स टू 9 इज द राइट ऑप्शन। तो k इक्वल्स टू 9 क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। सॉरी, ये ऑप्शन बेस्ड था, ये आपका इंटीजर टाइप नहीं था, नेक्स्ट इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 इक्वल्स टू ऑप्शन 2। k की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 9 आएगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 9 होगी।
राइट, चलिए नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इससे, ये भी अच्छा था। कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, इस फॉर्मूले का यूज हुआ, आर इफेक्टिव का, इसको जरूर चेक करिएगा और जरूर याद रखिएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है उनकी। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल विद ईच अदर, एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं। व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर में सस्पेंड कर दे, पानी में डुबो दे, तो एंगल रिमेन्स द सेम, एंगल सेम रहता है। अब बाहर हवा में दो स्फेरिकल बॉल लटक रही हैं, उनके बीच में फोर्स F है, लेकिन जब पानी में उनको डुबो देंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा वो चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसी में आपको डाइलेक्ट्रिक पूछा है। तो पहले क्या है, हम मान लेते हैं F नॉट फोर्स, ये है इंटीजर टाइप का, ये वाला क्या है, जेई मेन का इंटीजर टाइप है, याद रखिएगा। तो एयर में क्या होगा हमारा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस अगर जो R है तो R², या F नॉट उस पर फोर्स होगा। डाइलेक्ट्रिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो F डैश हो जाएगा, कुछ उसका मीडियम होगा 1/4 एप्सिलॉन m अपॉन Q1 Q2 अपॉन R²। पर इस फॉर्मूले का इतना कुछ यूज नहीं है। मेनली फॉर्मूला जो हमारा यूज आने वाला है इस क्वेश्चन में वो ये है कि फोर्स ऑन एनी मीडियम, किसी मीडियम में अगर जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप बोल सकते हो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, ऊपर वाला नहीं यूज होगा। कैसे यूज होगा वो मैं बताता हूं आपको। चलिए, तो ये फॉर्मूला मेनली यूज होगा, किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के गुना कम हो जाएगा एयर की तुलना में। तो एयर में अगर जो फ्री स्पेस में जो फोर्स है उससे रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम, उतने गुना कम फोर्स हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से डिटेल में। अब चलिए, पहले जो सिचुएशन होगी केस फर्स्ट, एयर वाली जो सिचुएशन होगी हमारी, तो एयर वाली सिचुएशन ये होगी कि कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स होगा और ये कुछ ऐसा लटका हुआ होगा, और हमें पता है कि इनके बीच में कुछ फोर्सेस लगेंगी, उसका FBD बनाएंगे अपन। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर जो हमारी x है तो x ले लें इसको। अब यहाँ पे देखो कई फोर्सेस एक्ट कर रही है। सबसे पहले तो एक ये फोर्स नीचे एक्ट करेगी mg, ठीक है, किसकी, उस बॉल के मास की वजह से। अब ये दोनों अगर जो सेम आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे, ये फोर्स उधर लगाएगा, ये वाला जो चार्ज जो है उधर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां लगेगी F हमारी। फिर ये जिस स्ट्रिंग में लटका हुआ है, जिस रस्सी में या फिर धागे में लटका हुआ है, वो टेंशन फोर्स भी लगाएगा, राइट, वो टेंशन फोर्स भी लगाएगा। जब वो टेंशन फोर्स लगाएगा देन अपन को, अब यहां पे अगर जो इसका FBD अपन रिजॉल्व करें, FBD को रिजॉल्व करेंगे अगर जो, तो FBD को रिजॉल्व करें तो ये यहां पे आप देखोगे ये एक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा थीटा, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, तो ये थीटा है टेंशन, तो टेंशन से लगा हुआ एंगल क्या हो जाएगा हमारा T cos थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा T sin थीटा, ये T cos थीटा T sin थीटा, याद है आपको पता होगा कि अगर जो कोई फोर्स है, अगर जो उसका रिजोल्यूशन करते हैं, ये एंगल होता है T cos थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा T sin थीटा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा जो लेक्चर है वेक्टर्स का, वेक्टर्स के लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अगर जो आप 12th में है और 11th के कुछ टॉपिक आपके वीक है
कमजोर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अभी भी यू हैव टाइम। ठीक है, तो ये दैट इज नॉर्मल वेक्टर रेजोल्यूशन। चलिए, तो ये टी साइन थीटा हो गया और ये टी कॉस थीटा हो गया, ये एफ यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एम जी। अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो इसको टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में। देन फिर आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और यहां लिख सकते हो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हो, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड देखिए, अब के केस सेकंड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा भैया। क्या चेंज आ जाएगा कि भैया पानी के अंदर है, अब दोनों पानी के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, तो ये केस सेकंड में ये हो जाएगा, केस सेकंड। अब ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, बॉल्स हैं, वो पानी के अंदर सस्पेंडेड है, तो लो भैया पानी भर दिया अपन ने इसके अंदर, ये लो पानी, लिक्विड। अब पानी के अंदर आपको पता है एक एडिशनल फोर्स हमारे पास आ जाती है, दैट अप थ्रस्ट फोर्स। वो अप थ्रस्ट फोर्स जो पानी लगाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, जो अप थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो एक एडिशनल फोर्स इस पे अपन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे वही सेम सिनेरियो है, यहां पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको एफ डैश लिख लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक मीडियम में है, अलग मीडियम में है, वो एयर में था, ये वाटर में था। और सेम टेंशन यहां पे लगेगा, यहां पे mg लगेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या जो लगेगा, ये ऊपर इसके थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, और ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेंशन है, और ये अगर जो एंगल, क्योंकि एंगल रिमेन सेम है, एंगल तो सेम है, क्वेश्चन में बोला एंगल सेम है, एंगल में कोई बदलाव नहीं आया है, तो एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। टी डैश, इसका टेंशन अगर जो हम मान लें क्या, टी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा टी डैश साइन थीटा, ये वाला जो फोर्स हो जाएगा टी डैश साइन थीटा, वाला फोर्स हो जाएगा टी डैश साइन थीटा। नीचे mg लग रहा है, यहां f डैश लग रहा है। एक एडिशनल फोर्स हमारी और आ गई, एक एडिशनल फोर्स हमारी और आ गई, जिसको हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स। भाई वो पानी के ऊपर लगेगा, भाई अप थ्रस्ट लगेगा, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स हो जाएगी हमारा f नीचे b, एफ बी फॉर बॉयंट फोर्स। ठीक है, यहां पे बॉयंट फोर्स, आई होप वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको मैं मिटा देता हूं, इसको छोड़कर, इस इक्वेशन को छोड़कर, फिर इसका मैं एफबीडी बनाता हूं। ठीक है, तो टेन थीटा एफ बाई एम जी फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, याद रखिएगा। तो पहली इक्वेशन थी हमारी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को बराबर करना है, ये क्या हो जाएगा भाई, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ बी, बॉयंट फोर्स भी लग रहा है, माइन प्लस बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा एम जी। थोड़ा सा रीअरेंज करें इक्वेशन को, तो टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस बॉयंट फोर्स, राइट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे
तो टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय ये वाला पोर्शन, तो एफ डैश वो फोर्स जो पानी के अंदर लग रहा है दोनों चार्जेस पे, तो एफ डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, अब ये जो आ गया हमारा, ये पानी के अंदर का हमारा एफ बी डी है, पर एंगल तो सेम है दोनों का, तो ये वाला टेन थीटा ये वाला टेन थीटा दोनों सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर पुट करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, पानी के अंदर एक एडिशनल फोर्स लग जाता है, बॉयंट फोर्स, ऑलवेज रिमेंबर। तो अब इसको हटाते हैं इस वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के इक्वेशन, अब दोनों टेन थीटा के बराबर है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी, बी फॉर बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, रिमेंबर ये इक्वेशन हमारे पास है। अब एक और चीज ध्यान रखते हैं, एक और चीज अपन अब बॉयंट फोर्स को देखते हैं, क्या है बॉयंट फोर्स, उसको उस टर्म्स में निकालते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप नोट कर लिया होगा वो वाला पोर्शन आपने, तो उसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब याद रखिएगा जो बॉयंट फोर्स होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम। अब यहां पे क्या है, स्फीयर है, क्या बॉल्स क्या है, स्फीयर, तो स्फीयरिकल बॉल्स का वॉल्यूम है इनटू जी। बॉयंट फोर्स क्या होता है, एमजी होता है, लेकिन वहां पे डेंसिटी कौन सा कंसीडर होता है, लिक्विड का डेंसिटी कंसीडर होता है। लिक्विड की डेंसिटी क्या दी है, वाटर की 1 ग्राम दी है। वाटर की जो डेंसिटी है आप देखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, यहां पे देखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है यहां पे। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी यहां पे, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा VSG। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी ये हमारा बॉयंट फोर्स है। अब mg को भी क्या अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। मास इंटू ग्रेविटी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये मास जो है किसका मास है, स्फीयर का मास है, तो स्फीयर का मास हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, लिख सकते हैं mg को। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितनी दी है हमारी 1.5 जी, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, 1.5 को अपन, तो ये हमारा आ गया mg। एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स है, मतलब एफ डैश जो फोर्स लग रहा होगा यहां पे वाटर के अंदर, अगर जो दो चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड है उसमें जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू जो एयर में फोर्स लग रहा था डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये वाटर में जो फोर्स लग रहा है विच इज एफ डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन के, ये यहां पे पुट करेंगे, यही वाली चीज एफ डैश में यहां पे पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के। एफ डैश की जगह क्या पुट करेंगे, एफ अपॉन के, और यहां क्या हो जाएगा एम जी माइनस बॉयंट फोर्स एफ बी, तो यहां से यहां एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, राइट। तो हमारे पास रेसिप्रोकेट करके उसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू के अंदर एम जी माइनस बॉयंट फोर्स। ठीक है, राइट, क्लियर है, आई होप वो लिख लिया होगा आपने। क्या है एम जी, क्या है 1.5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी, बॉयंट फोर्स क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी, क्योंकि डेंसिटी 1 थी। ठीक है, तो वही चीज अपन को यहां पे लिखना है, याद रखिएगा। चलिए मिटाओ इसको, तो mg क्या था 1.5 और fb क्या था VSG, तो मिटाते हैं इसको।
चलिए, तो mg था हमारा 1.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी इज इक्वल्स टू के, ब्रैकेट में mg क्या था, अगेन 1.5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, इसमें निकाला है अपन ने, तो ये क्या आ जाएगा 1.5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 1.5 और 1 तो क्या आ जाएगा 0.5, तो 0.5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, ठीक है, इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो डिवाइड कर देगा, तो k इक्वल्स टू 1.5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी डिवाइडेड बाई, ये आके यहां पे डिवाइड करेगा 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्टेप में बहुत मजा आता है, मुझे भी बचपन में बहुत मजा आता था, काटने पीटने में बहुत मजा आता था, क्योंकि ये क्वेश्चन को बड़ा आसान बनाता है, बहुत मजा आता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब लास्ट में आप उसको काटते हो, आसान सा हो जाता है, ठीक है। तो अब k इज इक्वल्स टू 1.5 को क्या लिख सकते हो भैया, 3/2, राइट। 0.5 को लिख सकते हो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और हमारा k इज इक्वल्स टू 3 आंसर हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, k इक्वल्स टू 3, योर आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, द मटेरियल ऑफ द स्फीयर 1.5, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर विल बी k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 3 इसका आंसर होगा, ठीक है, k इक्वल्स टू 3 इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस टॉपिक से जेई मेन एज वेल एज नीट के परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कॉन्सेप्ट, इवन जेई एडवांस्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, मिक्स करके थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं सवाल को, लेंथी बना देते हैं, पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज नोट इट डाउन।